मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय औरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कंट्रीब्यूशन ऑफ लूथर गुलिक एंड क्राइटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक विचारधारा, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। ठीक उसी समय यूरोप में भी एक पूरक संपूर्ण विचारधारा प्रचलित हो रही थी, जिसे प्रशासकीय विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा अनेक विद्वानों के विचारों का परिणाम थी। इसमें हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक तथा ओलिवर सेल्डन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिछले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के योगदान की चर्चा की। इनके 14 सूत्रों, जो 14 नियम थे, मैनेजमेंट की 14 प्रिंसिपल थे, उनका अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने जो 5 प्रोसेस बताई थी हेनरी फ्योल ने, प्रशासन में 5 प्रक्रियाएं निश्चित रूप से रहती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। इनकी चर्चा की। आज की वीडियो में हम लूथर गुलिक के योगदान की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम अध्ययन करेंगे प्रशासनिक विचारधारा है, उसमें क्या क्या कमियां थी, उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लूथर गुलिक की सिद्धांत का, साथ ही साथ अध्ययन कर रहे हैं क्राइटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो शुरू करते हैं पहले लूथर गुलिक का योगदान। लूथर गुलिक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किया, जो प्रशासन के नियमों पर सर्वाधिक प्रभावशाली कृति है, यानी सबसे प्रभावशाली पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी पुस्तक है? तो ये लूथर गुलिक की कुछ पुस्तक है, जो 1937 में इन्होंने इसका संपादन किया था। इन्होंने प्रशासन के 7 कार्य बताए। इन कार्यों के लिए पोस्टकॉर्प शब्द का प्रयोग किया। इस चिन्ह का प्रत्येक शब्द प्रशासन के कार्यों का संबोधन करता है और ये कार्य निम्नलिखित हैं। तो पोस्टकॉर्प के जो शब्द हैं वो है POSDCO मिक्स्ड है, और R और V। तो P का अलग अर्थ है, O का अलग अर्थ है, S का अलग अर्थ है, D का अलग अर्थ है और CO का एक साथ अर्थ है, R का अलग अर्थ है और V का अलग अर्थ है। ये B का अलग अर्थ है। तो इनका अर्थ क्या क्या है देखेंगे। P फॉर क्या है? तो P फॉर है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो P का अर्थ हो गया प्लानिंग यानी नियोजन, O का अर्थ हो गया ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, S का अर्थ हो गया स्टाफ की भर्ती करना स्टाफिंग, D का अर्थ निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना या आख्या तैयार करना, V फॉर बजटिंग यानी बजट बनाना। अब देखते हैं P का अर्थ क्या होगा, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया। तो यह किसी संगठन का एक प्रमुख एवं सर्वोपरि कार्य है। कोई भी संगठन होगा, सबसे पहला कार्य प्लानिंग का ही रहता है। नियोजन का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का
चयन करना। तो इस नियोजन में जो भी आपका लक्ष्य प्राप्त करना है आपको, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा होगा, क्योंकि कई विधियां आपके पास होंगी, कई नीतियां आपके पास होंगी, कई कार्यक्रम आपके पास होंगे, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विधि हो उसका चयन करना प्लानिंग का पार्ट होता है। इसके बाद है ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाना। तो इसके अंतर्गत नियोजन को कार्य के रूप में परिणत करने के लिए, यानी जो भी आपने प्लानिंग की है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना, उन्हें विभिन्न भागों में विभक्त करना, विशिष्ट व्यक्तियों समूह को सौंपना, कोई भी कार्य किस समूह को सौंपा जा रहा है, तथा उनके मध्य पारंपरिक या पारस्परिक जो संबंध हैं उनको परिभाषित करना आदि सभी शामिल होते हैं। पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करना भी शामिल होता है। एस फॉर स्टाफिंग, जैसा कि बताया था पहले ही, भर्ती करना, नियुक्ति करना। तो स्टाफिंग से तात्पर्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है, योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों, कर्मचारियों का चयन, उनकी भर्ती, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण शामिल है, जिससे कि कार्य शक्ति संस्था संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके तथा कार्य निष्पादन के दौरान अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, यानी अच्छे से अच्छे, योग्य से योग्य स्टाफ की नियुक्ति करना। डी फॉर डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन देना। तो निर्देशन से आशा है नियत सिद्धांत एवं नीतियों के अनुसार किसी कार्य के क्रियान्वयन की समुचित देखभाल करना ही निर्देशन कहा जाएगा। यहाँ पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसकी देखभाल करना, इसके अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन करना, अभिप्रेरित करना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। इसकी चर्चा 14 सिद्धांतों में भी की गई थी। CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। यह प्रशासन का वह कार्य है जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों, सदस्यों तथा उनके समूहों में एक प्रकार का एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया था उसमें जितनी भी क्रियाएं प्रशासन के में हो रही हैं उन सब के बीच कोऑर्डिनेट करना, जितने भी संगठन बनाए गए हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एकीकरण करना और न्यूनतम लागत में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो, आपस में कोई भेदभाव या मतभेद उत्पन्न ना हो पाए, इसके लिए कोऑर्डिनेट किया जाता है। आर फॉर रिपोर्टिंग, यानी आख्या तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। तो इसके अंतर्गत प्रशासक अपने संगठन में हुए कार्यों या उसकी उपलब्धियों का विवरण तैयार करता है तथा अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी समय समय पर देता रहता है। एंड वी फॉर बजटिंग, यानी बजट बनाना। बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो इसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति तथा खर्चों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो ये तो था लूथर गुलिक का प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान। अब हम देखते हैं प्रशासनिक विचारधारा की आलोचनाएं। पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और ये प्रशासनिक विचारधारा। तो प्रशासनिक विचारधारा है वो गैर वित्तीय प्रेरणाओं को अपनाने पर बल देती है, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आर्थिक प्रेरणाओं को अपनाने पर जोर देती है। अब इन दोनों विचारधाराओं की आलोचना वो प्रशासनिक विचारधाराओं की आलोचना में आएगा। तो प्रशासनिक विचारधारा के अनुयायियों ने ही सर्वप्रथम प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में माना। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस ये माना है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देने वाले लोगों ने, प्रशासनिक विचारधारा को मानने वाले लोगों ने। इस विचारधारा ने सभी संगठनों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया। ये नियम आज भी सार्थक हैं, परंतु इसकी आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई है। पहला,
यह विचारधारा प्रशासन की सिर्फ उच्च स्तर तक ही सीमित है। किस तक सीमित है? केवल उच्च स्तर तक, निम्न स्तर के लिए ये नहीं है। जबकि जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी वो केवल कारखानों तक सीमित थी, ये उच्च स्तरों तक ही सीमित है। दूसरा, यह सिर्फ संगठन के औपचारिक स्वरूप की व्याख्या करती है। संगठन का जो स्वरूप है वो फॉर्मल होगा, वहाँ पर ये व्यवस्था करेगी। जहाँ अनौपचारिक संबंध होंगे, अनौपचारिक स्वरूप होगा, वहाँ पर ये व्याख्या नहीं करता। अगला, व्यवहारवादियों ने इसे ये आंतरिक बताते हुए वह कहते हैं, व्यवहारवादी, इनमें मानवीय पहलुओं को नकार दिया गया है। किसको नकार दिया गया है? मानवीय पहलुओं को नकार दिया गया है। यह विचारधारा मानव रहित संगठन की कल्पना करता है, जिसमें कोई मानव ना हो, उसकी ये कल्पना कर रही है। अगली आलोचना है, यह किसी संगठनात्मक व्यवहार की गत्यात्मकता की व्याख्या नहीं करता है। कोई संगठनात्मक व्यवहार है वो डायनेमिक है, उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाता। ये केवल जो एक तरह का जड़ व्यवहार होगा, एक ही तरह के व्यवहार की व्याख्या करेगा, उसमें परिवर्तन की व्याख्या ये नहीं करेगा, डायनेमिक की व्याख्या नहीं करता। अगली आलोचना है, यह पर्याप्त सत्यापन के बिना ही सर्वव्यापी नियमों पर बल देता है। जो नियम इन्होंने बना दिए, कहता है इसी नियम का पालन कीजिए, जबकि उसका कोई सत्यापन नहीं करता। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सत्यापन करती है, जबकि ये सत्यापन नहीं करता, क्योंकि वो साइंस मानती है। एवरी वर्क में साइंस होता है, प्रत्येक में जब साइंस होगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से सत्यापन शामिल होगा। अगली आलोचना है, यह किसी संगठन को बंद व्यवस्था के समान समझता है। ये समझता है कि ये व्यवस्था बंद है, डायनेमिक की व्याख्या ये नहीं कर रहा है, जबकि संगठन हमेशा खुला हुआ होता है, उसमें परिवर्तन की संभावनाएं हमेशा बनी हुई रहती हैं, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा नहीं मानती। अगला है, प्रशासकों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशासन प्रक्रिया से संबंधित जो निश्चित कार्य बताए गए हैं वे अपर्याप्त हैं। प्रशासकों ने जो कार्य बताए हैं वो अपर्याप्त हैं। यह सोचना भ्रम है कि विविध उद्देश्यों वाले तथा जटिल संगठनों पर लागू करके एक अच्छा डिजाइन तैयार किया जा सकता है। तो ये तो थी प्रशासनिक विचारधारा की आलोचना। कल के वीडियो में हमने आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न था, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? तो इसका सही उत्तर है हेनरी फ्योल। दूसरा प्रश्न पूछा था, हु गेव द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका सही उत्तर है हेनरी फ्योल। और अगला क्वेश्चन था, विच बुक इज रिटन बाय हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसे उन्होंने 1916 में लिखा था। आज के 2 प्रश्न हैं। राइट द नेम ऑफ द बुक एडिटेड बाय लूथर गुलिक इन 1937। उस बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो 1937 में लूथर गुलिक द्वारा संपादित की गई थी। दूसरा प्रश्न है, राइट द फार्मूला ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन का जो फार्मूला दिया है, जो सूत्र दिया है, जिसमें प्रशासन की क्रियाओं का वर्णन है, जो सारे पद क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ ही साथ आपको कोई 2
आलोचनाएं भी लिखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी की 2 आलोचनाएं भी लिखनी है। यदि आप प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो आपके नाम अगले वीडियो में सम्मिलित किए जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।